का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ संजय राणा सर जुड़ने वाले फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अली अशरफ रथा साहब हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और उनके जरिए भी हम समझेंगे कि अमेरिका जिस तरह की धमकियां दे रहा है, जिस तरह से वहां पर सिचुएशन बन रही है, जो अभी हालत हाजरा ग्राउंड जीरो पर है, आखिर वहां पर चीजें कैसे बेहतर होंगी और किस तरह से अभी एस्केलेशन दिख रहा है। अली अशरफ साहब, आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मैं आपसे ही कर रहा हूं कि अभी तो अमेरिका और इजरायल ये कह रहे थे कि हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, वहां पर सिचुएशन कंट्रोल में है, वहां पर प्रदर्शन थम रहे हैं, फांसी देने की प्रक्रिया रुक रही है। लेकिन अब देखिए, दोनों ही मुल्कों ने एक साथ धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि नक्शे से मिट जाएगा ईरान, और इजरायल भी कह रहा है कि ऐसा हमला होगा, अभूतपूर्व हमला होगा, और इस हमले का इम्कान और इसका इंपैक्ट शायद किसी ने सोचा नहीं हो। योर फर्स्ट रिएक्शन सर, अशरफ साहब। देखिए, ये सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो अमेरिका का स्टेटस है, जो उसका जो स्टैंस है इसके इस इशू के ऊपर, वो कब से ऐसे ही है। और ये धमकियां जो हैं ईरान को पिछले आई थिंक 3-4 साल से बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, वो इसराइल की तरफ से हो बेशक या यूएस की तरफ से हो। लेकिन एक्चुअल में जो मेरे ख्याल में इसके लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यूरोपीय यूनियन है, और वहाँ से उस तरह से अमेरिका को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर वो सपोर्ट मिल गया, जिसके लिए अमेरिका फुल कोशिश कर रहा है और अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है जो भी उसके पास अवेलेबल जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करने के बाद, कि वो किसी तरीके से यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनको फुल फ्लैज जो है वो अपने साथ खड़ा करे। और जब तक वो कंट्रीज़ उसके साथ खड़े नहीं होते हैं, या जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास पावर है, वो उसके साथ नहीं खड़े होते हैं, तो तब तक जो है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ईरान के ऊपर वो डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी इस तरह से हो सकती है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि फ्रांस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर लेके आ रहे हैं। डिफरेंट जो है उन्होंने उसके ऊपर आपने देखा होगा कि उनके जो इस वक्त सरबराह हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि ये अब हुकूमत में नहीं रहेंगे, क्योंकि ईरान ने जो है उस तरह से सपोर्ट नहीं किया था जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है यूएस बैक कर रहा था उन प्रोटेस्टर्स को। और जो यूरोपीय यूनियन के डिफरेंट कंट्रीज हैं वो उस तरह से जो है उनको बैक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो चाहते थे कि जो इंटरवेंशन है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है यूएस को, जिसकी वजह से यूएस जो है वो बैकफुट पे गया, और अब जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी फौरन जो है उसका कोई रिजल्ट निकल आना उस स्ट्रेटजी का, जो एक नए जो है पैंथर के साथ वो आ रहा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि अभी फौरन उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। हाँ, इन लॉन्गर रन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। प्रफुल्ल साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। प्रफुल्ल साहब, वी आर वाचिंग दिस एंड आप इसको फॉलो कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, और आपका बहुत एक्सपीरियंस भी है, आप वॉर में, आपने वॉर देखी भी है, बहुत सारी जंगें आपने देखी हैं। अभी अमेरिका का जो नैरेटिव सर बदला है, आप देखिए कि अभी अमेरिका कह रहा था कि वहाँ सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, हम उन पर हमला नहीं करेंगे। अभी 4 दिन पहले जब हम और आप डिबेट कर रहे थे तो आपने कहा था मैं देखो हमला तो ज़रूर होगा, वो प्रिपरेशन के लिए रुक रहे हो। अब देखिए, दोनों देशों ने एक साथ सेम टाइम पर धमकी दी ईरान को कि एक बहुत अभूतपूर्व ऐतिहासिक हमला होगा, तुम नक्शे से मिट जाओगे। ट्रंप भी उधर सख्त हो गए, इधर इसराइल भी सख्त हो गया। 2 दिन पर उनका वॉरशिप खाड़ी देशों में पहुंच रहा है। मतलब ये सिर्फ प्रिपरेशन का वेट हो रहा था सर, आई गेस, राइट? एब्सोल्युटली प्रिपरेशन का भी वेट हो रहा था, और राइट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देख रहे थे। ईरान इज मोर वरीड अबाउट हु ऑल विल सपोर्ट हिम। राइट सर, ये ईरान की मेन वरी है। राइट सर, उसके सपोर्ट बहुत कम है। ये है, हाँ, चाइना का है मेजर सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक सपोर्ट रशिया का भी है। राइट सर, पर क्वेश्चन ये है, और हिजबुल्लाह, हुतीज एंड हमास, ये तो हैं उनके लिए, बट दे हैव टू बी सप्लाइड बाय चाइना। राइट सर, ये रहेगा सारा का सारा। बट एक बात और है, Iran also depends upon countries of our stature, of India, etc., to intervene and try to simmer down. मतलब किस तरीके से टेम्परेचर को नीचे लेके आए। तो ये भी अब देखने को मिलेगा कि जरूर बात होगी। ईरान, इजराइल जो अब घुस रहा है, अब वो वेट कर रहा था। इजराइल वॉज गेटिंग, सर कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। इजराइल वॉज प्रिपेयरिंग itself, और इजराइल अब रेडी है बिल्कुल। अब इजराइल वेट कर रहा है when to strike, when the iron is hot, इजराइल उसकी वेट कर रहा है। वेटिंग फॉर द स्ट्राइक, राइट टाइम टू स्ट्राइक। ठीक है, मेहरानी साहब मेरे साथ हैं। मेहरान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो यूएन और यूके पूरे मसलों को देख रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इंटरनेशनल मसलों में और अलग अलग खित्तों में आपका दखल भी रहता है, आप समझते भी इन चीज़ों को। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर अभी जो प्रिपरेशन लग रही है सर, मारी साहब, अभी जो सिचुएशन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी दोनों भाई
शांति की बात कर रहे थे कि मुल्क में शांति होनी चाहिए और वहां पर बातचीत होना चाहिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स होने चाहिए, फांसी की सजा रुक गई है और वहां पर अब शांति प्रिवेल करी। लेकिन जैसे ही उनका वॉरशिप अब 2 दिन में पहुंचने वाला है, देखिए उनका नैरेटिव बिल्कुल बदल गया है। मतलब ये समझा जाए कि अभी खामनेई की जान, उनकी सरकार, उनकी आवाम अभी खतरे में है, क्योंकि अमेरिका इजराइल कभी भी धावा बोल सकते हैं। आपको लगता है या सिर्फ गिदड़ भपकी चल रही है? मेहरान साहब ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ है, वी लिव इन अ न्यू वर्ल्ड नाउ, द वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज्ड, दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। राइट सर। बिल्कुल सब डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, लॉयल्टीज चेंज हो गए हैं। आप देखेंगे ग्रीनलैंड के मसले में पे पूरा यूरोप और अमेरिका का स्टांस एक दूसरे की तरफ चेंज हो गया है, टोटल नेटो फ्रैक्चर हो चुका है। और हमारे मिडिल ईस्ट में देखें तो पाकिस्तान और सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट है, वो अभी तुर्की भी उसमें शामिल होने वाला है, और अदर साइड पे यूएई, इंडिया और इजराइल का पैक्ट बनने वाला है। तो रीजनल डायनामिक्स टोटली चेंज हो रहे हैं। ये Right, ईरान sir. का मैं सोचता है बहुत माइनर एलिमेंट है इस बिगर पिक्चर में। ठीक है। प्रोफेसर बेसिकली हम जी प्लीज कंटिन्यू मेहरान साहब, जी please हम continue. हम बलोच बहुत पुरुमीद हैं कि इस फ्रैक्चरिंग या रीस्ट्रक्चरिंग में शायद हमारा भी कुछ भला हो जाए। अभी तक तो 80 सालों से इंतजार में थे, शायद इसी के नतीजे में हमारा भला हो जाए। अब प्रोफेसर, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम लीडर खामनेई साहब को अपनी ताकत और अपनी रिवोल्यूशनरी फोर्स के बारे में पता है? उनको पता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, उनको पता है कि हमारा मैन पावर कैसा है, हमारी आर्मी कैसी है। सिर्फ मिसाइल के बूते कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास फतेह जैसी खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल है विच कैन हिट इजराइल ईजिली, सिर्फ उन मिसाइल्स के बूते क्या अमेरिका और इजराइल से पंगा लेना आपको फिजिबल लगता है, या आपको लगता है डिप्लोमेटिक डायलॉग के जरिए अभी भी वक्त की बात करके चीजें ठीक कर ले? क्योंकि मरती तो जनता है, आवाम हलाक होती है, कत्लो गारत जनता को झेलना पड़ता है, नेता और स्पेशल लोग तो बंकर्स में छिपकर अपनी जान बचा ही लेते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एट द मोमेंट मैं आपको बता देता हूँ, खमीनी को पता है कि अवाम उसके खिलाफ है, अवाम उसके इतना फौर नहीं है खमीनी के, और अब इस समय खमीनी वेट कर रहा है कि अगर डायलॉग से बात चल जाती है तो है, पर वो अपना इमेज तो बिल्कुल क्रिएट करके रख रहा है Right, कि sir. मैं आई एम नॉट स्केर्ड। बट एक बात बता दूं, Right, sir. ये अटैक्स ऐसे मैसिव नहीं होंगे, टू द पॉइंट होंगे, और दे विल बी ट्राइंग टू ऑल अटैक्स बाय इजराइल एंड अमेरिका फर्स्ट to eliminate Khamenei by remote control, by precision guided munitions, by anything. ये जरूर होगा, आप देखेंगे। और ये जो न्यूक्लियर की बात हो रही है, अपना अनफिनिश्ड जॉब अमेरिका करेगा, जो उसने which could not destroy their nuclear plants completely, वो आप देखें उसकी अगर आग बढ़ती है तो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स फिर अटैक में आएंगे। यानी 2025 में सर जो नहीं हो पाया, बहुत सारी असेंबली लाइन और बहुत सारे उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स बच गए थे, इस बार उस पर निशाना पक्का है, तय है? बिल्कुल पक्का है। और दे आर नॉट गोइंग, वो वेपन ग्रेड यूरेनियम निकाल के ले गए, कोई बात नहीं, पर इस समय दे विल डू समथिंग विच विल बी वेरी सीरियस। ये तो करेंगे, और उनकी क्योंकि उसी की हेकड़ी के ऊपर और ईरान जब जम रहा है। पर एक बात बता दूं, मिसाइल सबके पास है, राइट सर, और सबके पास इतनी रेंज है कि दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। Right, sir. न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, Right, आप sir. ये बात मान के चलिए। Right, sir. न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, ये इट विल बी कन्वेंशनल वॉरफेयर। और पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर एंड ग्रुप आ गया है, सबमरीन्स आ गई हैं, अब ईरान भी उनके शिपिंग्स को अटैक करना शुरू करेगा। ये भी शुरू हो गई, बात हो गई, अब कहीं ना कहीं से करेगा। और हम पुरानी चीज़ दोहरा रहे हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एक्सेट्रा and Qatar will not take direct action at all from either side, ना ईरान की साइड से ना अमेरिका की साइड से। बट आप देखेंगे कि दे विल ट्राई टू, ये हूती, हमास और हिजबुल्लाह है, Right, इनकी कार्रवाई को ये रोके। ये 3 H's ऑफ टेररिज्म, राइट सर। अशरफ साहब, एक बात, एक मसला, एक मसाइल ये भी है कि पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते जिस तरह के हैं, आप लोगों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, और आप लोग इस्लामिक नेटो के बारे में वाबस्ता, आप लोग उसके बारे में बात करते हैं, आप उसकी प्रमोशन की बात करते हैं। सऊदी के साथ आपका एक अग्रीमेंट हुआ है, अब टर्की भी उसमें शामिल हो रहा है। देखा जाए तो इस्लामिक कंट्रीज के लिए पाकिस्तान इज अ बिग फेस। अशरफ साहब, तो पाकिस्तान इंटरवेन क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान क्यों नहीं कम्युनिकेशन दोनों मुल्कों के बीच करा देता? पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है। पाकिस्तान के करीब इराक है, ईरान है, और ये जो मुस्लिम राष्ट्र खाड़ी देश है, अगर पाकिस्तान लीड करना चाहता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या मुस्लिम वर्ल्ड्स को, तो कम से कम डायलॉग तो इनिशिएट करे। वो चुपचाप बैठा हुआ देख रहा है। ईरान में कुछ होता है, पाकिस्तान चुप रहता है, इराक में कुछ होता है, पाकिस्तान चुप रहता है, गजा में पीस फोर्सेस बोलने की बात हुई तो वहां पर आपके
जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो फंस गए कि भाई अगर वो पीस फोर्सेस भेजते हैं गजा के लिए तो पाकिस्तानी आवाम उनसे नाराज हो जाएगी, वो नहीं भेजते हैं तो व्हाइट हाउस वाले नाराज हो जाएंगे, ट्रम्प भाई साहब उनसे नाराज हो जाएंगे। कम से कम इंटरवेन तो करिए, अगर आप लीड करना चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या मुस्लिम वर्ल्ड को, तो कम से कम इनिशिएशन तो होना ही चाहिए। अशरफ में आप दुरुस्त कह रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान का जो रोल है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या मिडल ईस्ट या मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, राइट सर, वो एक हमेशा से जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है और पाकिस्तान ने वो रोल प्ले भी किया है इन रिसेंट पास्ट एंड फार पास्ट। सो लेकिन बात ये है कि अभी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे मेहरान, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखें कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो दुनिया के अंदर अपनी जो प्लेसमेंट्स हैं या अपनी जो स्ट्रेटजिक पोजीशंस हैं वो चेंज कर रहे हैं, या वो नई जो पावर्स हैं वो उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ने देना चाहता अमेरिका, और इस वजह से वो अपने एक्सपेंशन के मोड में है इस वक्त। चाहे वो इवन के वो अमेरिकन जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी अब उससे सेफ नहीं है। आपने वेनेजुएला में देख लिया, मैक्सिको के बारे में उसके क्या जो है वो ख्यालात हैं, और कनाडा के बारे में भी वो ये बातें कर चुका है। तो अभी जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात की है उसमें जो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है वो आप कनाडा और चाइना का क्लोज होना है। आप देखिए कि चाइना वेनेजुएला के क्लोज तो था पहले, लेकिन अब जिस तरह से जो स्ट्रेटेजिक टाइज जो है वो कनाडा के साथ जो है वो बना रहा है, वो भी अमेरिका के लिए जो है वो बहुत परेशानी की बात है। और जो ग्रीनलैंड वाली बात है वो भी आप सोच लीजिए कि अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका उसके कंट्रोल के लिए आगे आता है तो यूरोप डेफिनेटली उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, और यूरोप जो है आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि वो अमेरिकन जो समझ लीजिए कि एक उसकी एक बहुत पुराने ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाएंगे, और वो एक नए ब्लॉक के अंदर जो है वो हमें आता हुआ नजर आएगा इन फ्यूचर। अगर अमेरिका जो है अपनी इस एक्सपेंशन जो वो पिछले चंद सालों में जो है उसने अपनी एक्सपेंशन स्टार्ट की है दुनिया के अंदर, वो अगर उससे नहीं रुकता है, और उसकी मजबूरी भी है, अगर वो नहीं रुक जाएगा तो जो दूसरी पावर्स हैं वो उसकी जगह ले लेंगी। तो खैर ये जंग होना तो एक समझ लीजिए कि निश्चित हो चुकी है, या बहुत हमें नजर आ रहा है कि वॉर तो होगी, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो या बहुत लिमिटेड हो, ये अभी हम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि तमाम मुल्कों के पास इवन जितने भी जो भी मुल्क आर्मीज रखते हैं या उनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं कि वो दुनिया को तबाह कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि तमाम जो भी पावर्स हैं उनको ये इस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए कि जो भी आप स्ट्रेटेजिक पोजीशंस अपनी चेंज कर रहे हैं या आपके जो फियर्स हैं आप